हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल स्कॉलर। और मैं डॉक्टर सोबिया आपके सामने आज एक नई लेक्चर के साथ। आज के इस लेक्चर में मैं आपको प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाएंगे। प्रोटीन्स क्या हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, इनके कौन कौन से फंक्शंस हैं और डिफरेंट फंक्शंस कौन से ये बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये जान लो कि प्रोटीन्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये परफॉर्म करने में हेल्प कर रही हैं। ठीक है, यानी डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो ये प्रोटीन्स की वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। सो मल्टीपल काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स हैं जो थ्रू आउट द बॉडी एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स दे आर द मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। ठीक है, टोटल 4 काइंड ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फोर्थ वन आर दी लिपिड्स। ठीक है, इनमें से जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेड अप ऑफ दी अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। जब मल्टीपल अमाइनो एसिड्स आपस में मिल जाते हैं तो वो आपको प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अमाइनो एसिड्स के लेक्चर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनके बारे में, उनके स्ट्रक्चर, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में देख सकते हो। सो जब डिफरेंट प्रोटीन्स थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड आपस में लिंक करते हैं दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोटीन्स, जिन्हें हम पेप्टाइड्स या पॉलीपेप्टाइड्स का भी नाम देते हैं। ऑलमोस्ट 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं जो मल्टीपल और थाउजेंड्स और मैनी प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में आपको हेल्प करते हैं। सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स आर द अमाइनो एसिड्स which help in the formation of peptides as well as the polypeptides, means the long chain length of proteins. प्रोटीन के स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो मोस्टली प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, देन टर्शियरी और देन क्वाटरनरी। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले उसकी बेसिक्स के बारे में, फिर मैं आपको उनके स्ट्रक्चर्स और एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स सिंपल लीनियर सीक्वेंस ऑफ दी अमाइनो एसिड। जब डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जो हैं आपस में लिंक कर जाएंगे, होता किस तरह से है कि अमाइनो ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड लिंक विद दी कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ सेकेंड अमाइनो एसिड through with the help of peptide bond forming long sequence, and this sequence is known as the, जब ये straight chain में ही है तो इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स का नाम दे दिया जाए। अप टू 150 से लेके थाउजेंड्स तक अमाइनो एसिड्स जो हैं लिंक कर सकते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड जिसे कोवलेंट लिंकेज या अमाइड लिंकेज का भी नाम दे देते हैं। कोवलेंट लिंकेज यानी वो लिंकेज इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता। 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को उनकी साइड चेन की बेस पे हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं। प्रोटीन जो हैं अपने स्ट्रक्चर की बेस पे फंक्शनिंग परफॉर्म करती हैं। प्रोटीन फंक्शन डिपेंड करता है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस की फोल्डिंग किस तरह होगी। इनकी फोल्डिंग या इनका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि कौन से अमाइनो एसिड्स या अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस किस तरह से आपस में लिंक्ड हैं या किस तरह की बॉन्डिंग फॉर्मेशन हुई है। Most protein functions involves binding with other kind of biomolecules, shape complementarity which will involve steric van der Waals interaction. Chemical complementarity means hydrogen bond which will act as the donors both as the acceptors. Charge complementarity as well as you can say proteins are flexible in structure. That's why primary, then secondary, then tertiary, quaternary यानी डिफरेंट बॉन्डिंग की होने की वजह से वो डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। डेट्स वाई प्रोटीन्स आर नॉट रॉक्स, मीन वो फिक्स नहीं है कि ये बस जी ये इसका स्ट्रक्चर और हमेशा ये इसी शेप में रहेगा। इनकी शेप चेंज हो जाती है और जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो मेन फंक्शनिंग भी चेंज हो जाती है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स यानी enormous structural diversity of proteins begins with the amino acid sequence of the polypeptide chains. Multiple amino acids आपस में लिंक करके ही आपको प्रोटीन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। हर प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स, मल्टीपल अमाइनो एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ये अमाइनो एसिड चेन्स एक दूसरे से ऊपर फोल्ड भी हो सकती हैं, फॉर्मिंग दी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर जिसको नाम दे दिया जाता है, जो कि इसकी कन्फर्मेशन को शो करते हैं। मोस्ट प्रोटीन्स जो हैं वो अपनी यूनिक कन्फर्मेशन में, क्योंकि जैसे उनकी कन्फर्मेशन होगी वैसे ही वो फंक्शनिंग परफॉर्म करेंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। डेट वाई इट इज़ वाइड वेराइटी ऑफ कन्फर्मेशंस अवेलेबल। इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रोटीन्स जो हैं बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट फंक्शन और बहुत ही ज़्यादा फंक्शन, नंबर ऑफ़ फंक्शंस जो हैं बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्लास ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, यानी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड्स, इनसे सबसे ज़्यादा जो फंक्शनिंग है इट इज़ परफॉर्म बाय प्रोटीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, हम क्लासिफिकेशन इसकी डिफरेंट लिहाज से देखेंगे, कंपोजिशन के हिसाब से, इसके बायोलॉजिकल रोल के हिसाब से। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बायोलॉजिकल रोल। बायोलॉजिकल रोल का मतलब कि जो फंक्शन ये बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर शेप प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड टू मेजर टाइप्स। टू टाइप्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, फिब्रस प्रोटीन्स एज वेल एज द ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। फिब्रस प्रोटीन्स नाम से ज़ाहिर है मीन्स दे लाइक फाइबर्स। फाइबर्स मोस्टली लॉन्ग थिन इन शेप होते हैं। सो दे इट इज़ अ प्रोटीन मेड अप ऑफ ए लॉन्ग थिन फाइबरस प्रोटीन्स। सच प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ ए लॉन्ग रॉड शेप स्ट्रिंग लाइक मालिक्यूल, लाइक जिस तरह से आप कह लो कि रोप्स होती हैं, लॉन्ग रोप्स, और रोप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजीली इंटरवाइन यानी एक दूसरे के ऊपर ट्रैवल कर जाती हैं। दे वाटर सोलेबल हैं और उन बॉडी के अंदर जितने भी किस्म के स्ट्रक्चरल फंक्शंस हैं वो फिब्रस प्रोटीन से परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल केराटिन, मायोसिन प्रोटीन्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स, इट इज़ ए प्रोटीन विच हुज ओवरऑल शेप इज स्फेरिकल, यानी इसकी स्फेरिकल या ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, और बॉडी के अंदर जितने फंक्शनल काइंड ऑफ प्रोटीन फंक्शंस हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की वजह से परफॉर्म हो रहे होते हैं, विच अलाउज देम दे आर dissolved in water, that's why they travel through the blood and other body fluids and reach where they need to perform their functions. For example, insulin functions within the human body. इस चीज़ को आपने कंफ्यूज नहीं करना। फिब्रस प्रोटीन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल roles, while globular proteins which are responsible for the functional roles in the body. Next, on the basis of composition. composition का मतलब है कि चीज़ किस चीज़ के ऊपर वो कंपोज कर रही है, ठीक है, यानी क्या चीज़ उसके अंदर प्रेजेंट है। तो प्रोटीन्स आर क्लासीफाइड, इसकी बेस पे हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल प्रोटीन्स एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स इंटायरली मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड रेसिड्यूज, सिर्फ उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स ही प्रेजेंट होंगे लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड। और कम्प्लेक्स प्रोटीन, कम्प्लेक्स कंजुगेटेड मीन्स जिसमें मल्टीपल आकर अटैच हो जाते हैं, तो इसमें अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होंगे अमाइनो एसिड्स के अलावा। ये कंपोनेंट्स को ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, दे कुड बी इनऑर्गेनिक, और आप इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देते हो। प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम्स के लेक्चर में आपको प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में पता लग जाएगा, यानी जब मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके टाइटली अटैच होते हैं उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देते हैं, ठीक है। एंजाइम्स के लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दे दी गई हैं। फॉर एग्जांपल हीमोप्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप हीम यूनिट अटैच होगा, इसकी आपकी टू एग्जांपल्स हैं, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीम आपको पता है ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, इट्स रिस्पॉन्सिबल टू कैरी ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, वाइल मायो मीन्स मसल, तो ऑक्सीजन बाइंडर इन मसल्स, मसल्स में ऑक्सीजन जो कैरी आउट करने के रोल जो है वो मायोग्लोबिन प्ले करते हैं। लिपोप्रोटीन, जब लिपिड्स और प्रोटीन्स आपस में मिल जाती हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लिपोप्रोटीन्स। इसकी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, टोटल ऑफ 5 लिपोप्रोटीन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और हाई लिपोप्रोटीन्स का नाम दे दिया गया है। ओवरऑल आप अभी ये कह सकते हो कि ये आपको बॉडी के अंदर लिपिड्स की या कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, जब प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स के साथ अटैच कर जाते हैं, एग्जाम्पल गेमाग्लोबिन, म्यूकिन एंड इंटरफेरॉन। Phosphoproteins, जब proteins will attach with that of the phosphorus group, example is the glycogen phosphorylase which plays an important role, which is an important enzyme in glycogen phosphorylation. Nucleoproteins, when proteins will react with the nucleic acids, for example in ribosomes or in viruses. Metalloprotein, which contain metal ions, for example iron or zinc. You can say metalloprotein is one of the example of hemoproteins, ठीक है। आयरन प्रेजेंट होगा, स्टोरेज कम्प्लेक्स फॉर आयरन, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हीमोग्लोबिन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, एंड अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अल्कोहल ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट 4 लेवल्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन्स के अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पहले आप देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब उनकी कोई फोल्डिंग होगी दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी, लेटर ऑन टर्शनरी एंड क्वाटर्नरी।
वन बाय वन इनके बारे में हम देखेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर, जब सिंपल अमाइनो एसिड स्ट्रेट चेन में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, दे विल हेल्प यू इन द फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेलुलर कंडीशन, प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय एमाइड बॉन्ड। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जब उनके दरमियान कोई फोल्डिंग वगैरह आ जाएगी, जब मज़ीद फोल्डिंग होगी, देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू टर्शरी स्ट्रक्चर, मल्टीपल चेन्स आपस में अटैच हो जाएंगी। क्वाटरनरी, जिसमें मोस्टली 4 काइंड ऑफ चेन्स आपस में आकर अटैच हो जाती हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का आप देखो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स जिसमें दो, जैसे यहाँ पे 2 चेन्स हैं और वो आपको दिखा दी गई हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर इंटरवोवन है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। नंबर 1 दी अल्फ़ा हेलिक्सेस, नंबर 2 आर दी बीटा कन्फर्मेशन, जिन्हें आप बीटा शीट्स का भी नाम दे देते हो। अल्फ़ा हेलिक्सेस proteins done like a spiral, so they are the fibrous proteins. Fibrous proteins means they are performing structural roles in the body. So proteins like a spiral, जैसे आप टेलीफोन की अगर केबल देखो, अगर आप उसको स्ट्रेट करो तो सपोज प्राइमरी स्ट्रक्चर, और अगर आप उसे छोड़ो तो वो कर्ल डाउन हो जाती है, देन इट विज फॉर्मिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इट्स ए हाइड्रोजन बॉन्ड आफ्टर एवरी 4th पेप्टाइड बॉन्ड के बाद अल्फा हेलिक्सिस को, ठीक है, फ्रेमवर्क है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फॉर एग्जांपल नेल्स एंड स्किन में ये प्रेजेंट होती हैं। ये इसकी आपको फोल्डिंग दिखा दी गई है। बीटा शीट्स मोस्टली दे आर फ्लैट जस्ट लाइक दैट ऑफ द रिबन एंड दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, मीन फंक्शनल रोल्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं। बीटा शीट्स की 2 टाइप्स एग्जिस्ट कर रही होती है। नंबर 1 एंटी पैरेलल एंड नंबर 2 पैरेलल। एंटी पैरेलल मीन्स रन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, पैरेलल जो कि सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो एक ही टेल और हेड एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, दैट्स वाई दे आर एंटी पैरेलल। जब कि यहाँ पे क्या होगा कि टेल्स एक साइड पे हैं और हेड्स एक साइड पे हैं, सो दे आर पैरेलल। फिब्रस प्रोटीन स्ट्रक्चरल रोल, प्राइमरी स्ट्रक्चरल रोल जो है इनके अंदर परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोलेजन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ स्किन, बोन एंड टेंडन्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर कोलेजन का देखा जाए तो प्रोलीन, देन ग्लाइसिन और एक्स, एंड और इट कुड बी हाइपरप्रोलीन, ग्लाइसिन एंड हेल्स, यानी अल्फा हेलिक्सेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मल्टीपल चेन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हैं। यहाँ पे आप देखो 3 चेन्स ट्रिपल हेलिक्स कोलेजन का दिखा दिया गया है जी, और जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे के ऊपर इंटरवोवन हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर रोल ऑन हो गई हैं, जिसकी वजह से इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई है। अल्फ़ा हेलिक्सेस और बीटा स्ट्रैंड्स जो हैं ये अकेले भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये मल्टीपल कम्बिनेशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ दिखा दिए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्फ़ा हेलिक्सेस, बीटा स्ट्रैंड, दे कुड बी फॉर्म अल्फ़ा अल्फ़ा, दे कुड फॉर्म बीटा अल्फ़ा बीटा, बीटा बीटा, 4 अल्फ़ा हेलिकल बंडल, बीटा अल्फ़ा बीटा which is known as the Rossmann fold, triple beta, for example beta Mender, 4 betas which is known as the Greek key. And besides this many other models also exist. One is shown over here in which helix, loop, helix mean one spiral helix, then loop formation, and then again another kind of spiral hexes. मीन मल्टीपल कन्फर्मेशंस में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं मीन इनकी फंक्शनिंग भी एक दूसरे से वेरी करेगी और ये डिफरेंट किस्म के फंक्शंस की परफॉर्मेंस में आपको हेल्प करेंगे। टर्शरी स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा दिया गया है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, कोई ऐसे 2 अमाइनो एसिड जिसमें सल्फ़र प्रेजेंट होगा। जब 2 सल्फ़र्स आपस में अटैच कर जाएंगे, डाइसल्फाइड लिंकेज की फॉर्मेशन होगी। सेवरल मोटिव्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की फर्दर कम्पैक्ट अरेंजमेंट को हम टर्शरी स्ट्रक्चर का नाम दे देते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मीन्स जिसमें डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में आकर अटैच हो जाती हैं। मोस्टली इसमें 4 चेन्स हैं ओनली इन प्रोटीन विद मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। इसमें तो इनगल्फिंग हुई थी, लेकिन इसमें क्या है कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में अटैच हैं। डीनेचरेशन एंड रीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स जो हैं, यानी उन्होंने कहा कि अगर समटाइम्स कंडीशन चेंज हो जाए, सपोज हीट ज़्यादा हो जाए या एसिडिक या बेसिक कंडीशंस हो जाएं या कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वगैरह ऐड हो जाएं, तो इन केसेस में जो प्रोटीन्स की नेटिव यानी ओरिजिनल जो स्टेज है वो चेंज हो सकती है। लेकिन अगर ये कंडीशंस आप वापस ले आओ तो तब ये वापस अपने पहली वाली फॉर्म में आ सकती है। नेटिव कन्फर्मेशन under some kinds of denatured conditions it get into denatured form, while under renatured conditions it again get converted to its original form. So
Denaturation means it is a process in which proteins lose their structure, for example quaternary, tertiary और quaternary, क्योंकि secondary, क्योंकि primary तो आपको पता है ऑलरेडी ही स्टेट फॉर्म में है, तो ये अपने पहले ओरिजिनल फॉर्म में थी, लेकिन कोई स्ट्रेस क्रिएट हो जाए, स्ट्रेस का मतलब है समथिंग मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मल, फॉर एग्जांपल addition of certain kind of acid, base, inorganic salts और alcohols, radiations या certain kind of heat, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो हैं वो चेंज हो सकती हैं, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आगे हम अगर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स के बारे में देखें, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स, फॉर एग्जांपल हीमोग्लोबिन। पीछे जैसे मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, ये इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, pick up oxygen as blood passes through the lungs and release them into the capillaries. Same function it is performed in muscles by the help of the myoglobin. यहाँ पे quaternary structure एक ही example है hemoglobin, two chains आपस में attach हो गई हैं, 2 alpha and the 2 beta chains which are attached with each other. मसल प्रोटीन, मसल्स जो हैं बॉडी के अंदर मूवमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं, सपोज आपके आर्म्स के मसल्स, आपकी लेग्स के मसल्स, इसके अलावा कार्डियक मसल्स भी एक्सिस्ट करते हैं, बट दैट्स ए सेपरेट थिंग। तो मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स, मायोमी, फिब्रिल्स, इस तरह अगर इसका फिलामेंट मॉडल देखो तो इसमें सार्कोमियर्स प्रेजेंट होते हैं, थिक एंड थिन लाइंस प्रेजेंट होती हैं, 2 काइंड ऑफ फिलामेंट्स हैं। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ मसल देखो तो सार्कोमियर जो कि मसल की यूनिट के तौर पर एक्ट करता है, then it is composed of the multiple myofibrils. Inside the myofibrils multiple myofilaments are present. 2 kind of myofilaments. Number 1 is the thick filament known as the myosin, while thin one are known as the actin filaments. With the ये जो एक्टिन थिक और थिन फिलामेंट्स हैं, यही आपको क्या करेंगे कि मूवमेंट में, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करेंगे, और इसे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कंस्ट्रक्शन का भी नाम दे देते हैं। देखो जब भी आपने अपनी सपोज़ आपने आर्म को ही अपनी मूव करना है, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपको एनर्जी चाहिए होगी। यहाँ पे अगर हम उसकी एक्टिविटी देखें तो आप देखोगे कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स मिल के आपको मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करेंगे। कैल्शियम चैनल्स भी प्रेजेंट हैं। कैल्शियम चैनल्स क्या करेंगे कि इसकी ब्रिजिंग को कंट्रोल करेंगे अलॉन्ग विद दैट ऑफ द ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन कैल्शियम कम्प्लेक्स प्लस ट्रोपोमायोसिन अवे एक्सपोर्टिंग मायोसिन बाइंडिंग एरियाज़। यहाँ पे आप देखो तो आपको मायोसिन फिलामेंट दिखा दिया गया है, ऊपर आपको एक्टिन फिलामेंट दिखा दिया गया जो कि मूव कर रहा है। यहाँ पे मायोसिन का हेड दिखा दिया गया। यहाँ पे हेड क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि मसल्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होगी, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब एटीपी की ब्रेकडाउन होगी, ये कन्वर्ट होगा एडीपी के अंदर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ फॉस्फेट, देन इट मीन्स कि ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी, मीन एडीपी एंड फॉस्फेट रिलीज़ होगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि एडीपी एंड फॉस्फेट जो हैं वो ये मायोसिन हेड के साथ आके बाइंड कर जाएंगे, और ये अपने आप को एक्टिन फिलामेंट के ऊपर फिक्स करेगा। फिक्स करने के साथ ही ये उसको पुश करेगा, ताकि जिस पोर्शन पे इसने अपने हेड को अटैच किया था, सपोज़ यहाँ पे अटैच किया था, और पुशिंग के बाद वो आगे मूव कर चुका है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे इसने अगेन रिलीज़ होना है ताकि नेक्स्ट पोर्शन को आगे मूव कर सके। सो बाइंडिंग ऑफ एटीपी causes myosin head to return to the resting position, यानी वो पोर्शन जिस पे पहले मायोसिन हेड अटैच हुआ था, सपोज ये था, वो आगे मूव कर गया, मायोसिन वहाँ से दोबारा रिलीज़ हो गया, और उसने पिछले पोर्शन पे अपने आप को अटैच करेगा ताकि उसे आगे पुश कर सके, यानी सेम मैकेनिज़्म से वो इसको आगे पुश करता रहेगा। इसकी सिंपल एग्जांपल मैं देखूँ कि सपोज अगर आपने एक टेबल के ऊपर अपना हैंड रखा है, हैंड इज़ योर मायोसिन एंड दैट टेबल इज़ दी एक्टिन फिलामेंट। आप अपने हैंड को उस पर रखोगे, एनर्जी लगाओगे, उसको पुश करोगे, तो वो वाला पोर्शन तो आगे चला जाएगा। फिर वहाँ से अपना हैंड वापस उठाओगे और फिर पिछले पोर्शन के ऊपर अपना हैंड रखोगे ताकि उसको आगे पुश कर सको। इस तरह आप वहीं खड़े रहोगे, आप उधर ही होगे, लेकिन अपनी हैंड से मूव कर करके तमाम टेबल को आगे मूव कर दोगे, यानी मायोसिन वहीं पे रहेगा, सिर्फ अटैच करता है, ठीक है। उसको एटीपी की एनर्जी रिक्वायर होती है, उसके साथ अटैचमेंट, उसको अटैच होता है, दोबारा डिटैच हो जाता है ताकि वो पोर्शन तो आगे मूव कर सके, पिछले पोर्शन को भी वो आगे मूव कर सके। नेक्स्ट जी केराटिन्स।
कैराटिन प्रोटीन्स, ठीक है, दे आर अबंडेंट इन नेचर, प्लेज रोल इन प्रोटेक्टिव कोटिंग्स के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल इन हेयर, फेदर्स एंड इन द आउटर लेयर ऑफ स्किन। सिस्टीन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसकी 2 टाइप्स हैं, अल्फा कैरेटिन एज वेल एज द बीटा कैरेटिन। अल्फा कैरेटिन जो कि हेयर एंड अदर फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपकी हेयर हैं उनके अंदर सल्फाइड लिंकेजेस वगैरह प्रेजेंट हैं। बीटा कैरेटिन दे आर कंपोज्ड ऑफ द एंटी बैरल शीट्स। इसकी एग्जांपल है जी सिल्क। सिल्क अगर आप देखो तो वो थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, क्योंकि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड शीट की चेन्स की अटैचमेंट की वजह से और इनकी इंटरलॉकिंग की वजह से सिल्क जो है रिजिड मटेरियल है और ये स्ट्रेचिंग को इजीली रेजिस्ट कर सकता है। सो ओवरऑल जो प्रोटीन्स हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैटालाइसिस, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट। आपने हीमोग्लोबिन को देखा, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टोरेज, फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन, दे हेल्प इन द कोऑर्डिनेटेड मोशन, फॉर एग्जांपल इन मसल्स, cilia and flagella of some organisms, they are present, they are made up of proteins and help in their movement. They provide mechanical support, for example collagen. They provide protection, immune system, antibodies and the blood clotting proteins. They play an important role regulation and communication, for example different kinds of hormones. हार्मोन्स जो हैं वो केमिकल मैसेंजर्स हैं, बॉडी के अंदर मैसेजेस की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं और डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, जीन एक्टिवेशन और रिप्रेशन में प्रोटीन्स जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। एंड सिग्नल्स के तौर पर इट मीन्स कि दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यानी आपको पता लग गया कि बॉडी के अंदर वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं जो इन प्रोटीन्स की वजह से ऑन एंड ऑफ इन प्रोटीन्स की डायरेक्टली और बाय अटैचिंग विद अदर कंपोनेंट्स प्रोटीन्स जो हैं वो फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। स्ट्रक्चरल रोल्स भी बॉडी के अंदर परफॉर्म कर रही हैं और फंक्शनल रोल्स भी, ठीक है। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।